आज हम राजपूत राज्यों से संधियां और उसके परिणाम का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी भूमिका क्या रही थी। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगलों की जब केंद्रीय सत्ता जो थी वो पतनमुख हो गई, तो राजस्थानी रियासतों पर नियंत्रण रखने वाली सार्वभौम सत्ता जो उसका अभाव हो गया। और इस समय में क्या होने लगा, जितने भी राजवंश के राजकुमार जो थे वो आपस में झगड़ा करने लगे। वो लोग अपने ही यानी कि भाई जो उसका खून करने लगे, पिता पुत्र की हत्या करने लगा, पुत्र पिता की हत्या करने लग गए। और तो इस प्रकार से संपूर्ण राजस्थान जो उसमें अव्यवस्था जो थी, राजपूत जो उनमें अव्यवस्था फैली हुई थी। और इसी अव्यवस्था जो उसका लाभ जो है मराठे जो उन्होंने उठाया। और राजपूत जो थे उन्होंने अपने झगड़े जो उनको सुलटाने के लिए मराठे जो उनको सहायता के लिए आमंत्रित किया, और मराठे जो इस बात के लिए तैयार बैठे थे। और इस प्रकार से राजस्थान की जो राजनीति जो थी उसमें मराठे जो उनका धीरे धीरे प्रवेश हो गया। और कहा जाता है कि राजस्थान में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लिया उन्होंने। और अब मराठे और पिंडारी असहाय राजस्थानी राज्यों को लूटने लगे, और राजस्थानी राज्य इस लूट खसोट जो उसको मूक दर्शक की भांति देखते रहे। और इस प्रकार का कार्यक्रम लगभग 80 वर्षों तक चलता रहा। और इस अंधकारपूर्ण युग में राजस्थान में अराजकता, लूट खसोट, आर्थिक विनाश, नैतिक पतन का तांडव और तांडव नृत्य जो था वो सब जगह दिखाई देने लगा। और अंत में जब राजस्थानी रियासतों ने अंग्रेजों से संधि कर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया, तो कहा जाता है कि राजस्थान जो उसमें शांति और व्यवस्था जो कायम हो पाई। अगली बात आती है ब्रिटिश आधिपत्य जो उसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियां। आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे कि जो देसी रियासतों के शासक जो थे, जो राजपूत शासक जो थे, उन्होंने ब्रिटिश संरक्षण जो उसको स्वीकार किया। उसके पीछे कई कारण थे, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ही ऐसी थी कि उनके पास में और कोई भी चारा नहीं था। जिसमें सबसे पहली बात थी आपसी झगड़े और मराठों का हस्तक्षेप। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि राजपूत शासक थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते थे, और अपनी भूमि जो अपने साम्राज्य जो उसका विस्तार करने के लिए पड़ोसी राज्य जो उसकी भूमि को हड़पना उनका उसके लिए लालायित रहते थे। और जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने बीकानेर पर आक्रमण किया, तो जयपुर के सवाई जयसिंह ने बूंदी राज्य पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था। और केंद्रीय सत्ता के सहयोग के बिना इन शासकों को फिर से सामंतों की सहायता और सहयोग पर निर्भर होना पड़ा, जिससे सामंतों की शक्ति और वर्चस्व जो वो फिर से बढ़ने लगा, और शासकों पर उनके सामंतों का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अतः सामंतों के बढ़ते हुए दबाव से मुक्त होने और पारस्परिक संघर्षों को सफलतापूर्वक संचालित करने तथा अपने निरंकुश अधिकारों को बनाए रखने के लिए राजपूत शासकों ने मराठों का सैनिक सहयोग प्राप्त किया। और इस प्रकार से राजस्थान में मराठों का प्रवेश एक आक्रमणकारी की अपेक्षा एक भाड़ोती सैनिक सहयोगी के रूप में हुआ था। जयपुर बूंदी संघर्ष में बूंदी के पच्युत राजा बुद्धि सिंह की रानी ने होलकर को अपनी सहायता के लिए बुलाया था, जिससे राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रवेश हुआ। उसके बाद में तो राजपूत शासक मराठों की सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि लालायित हो उठे थे। और 1743 ईस्वी में जयपुर के सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। और इस उत्तराधिकार संघर्ष के आरंभ के आरंभ में ईश्वर सिंह ने मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त की, लेकिन बाद में माधो सिंह ने अधिक धन का प्रलोभन देकर मराठों को सैनिक सहायता प्राप्त कर ली। और जोधपुर के अभय सिंह के पुत्र राम सिंह ने अपना चाचा बख्त सिंह को और बाद में चचेरे भाई विजय सिंह के विरुद्ध मराठों से सैनिक सहायता ली। और इसी प्रकार से मेवाड़ के महाराणा अड़सी और उसके भतीजे रतन सिंह के बीच हुए उत्तराधिकार संघर्ष में दोनों ही पक्षों ने मराठों से सैनिक सहायता खरीदी थी। और मराठों द्वारा राजपूत शासकों को सैनिक सहायता देने का मुख्य उद्देश्य उनसे ज्यादा धन जो उसको प्राप्त करना था। कभी कभी तो एक ही मराठा सरदार पहले एक पक्ष का और बाद में उसके विरोधी पक्ष का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाता था। केवल मराठों को उनकी सेवाओं का अधिक मूल्य जो दे सकता था वो उसी के पक्ष में हो जाते थे। किंतु आगे चलकर जब राजपूत शासक अपने वायदे के अनुसार मराठों को धन नहीं चुका सके, तब मराठों को सैनिक शक्ति द्वारा धन वसूल करने का मार्ग अपनाना पड़ा। फलस्वरूप राजस्थान में मराठे जो उनकी लूटमार आरंभ हो गई थी, और इस लूटमार से बचने के लिए उन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य जो उसको स्वीकार करना ठीक समझा। दूसरी बात है आर्थिक दुर्दशा की। जाहिर है जो राजपूत शासक जो थे उन्होंने मराठे जो उनका आधिपत्य स्वीकार किया, या मराठे जो उनसे जब उनको आवश्यकता हुई सहायता प्राप्त की, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन देना पड़ा, जिसकी वजह से उनका यानी कि राजकोष जो धीरे धीरे खाली होने लगा था। इसके साथ ही कहा जाता है कि राजस्थान में
कोई स्थायी मराठा सेना नहीं थी, अतः निश्चित धनराशि वसूल करने के लिए प्रमुख मराठा सेना को समय समय पर इन राज्यों में सदैव चढ़ाई करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से भी इनकी स्थिति खराब हो गई थी। और राजस्थान की भूमि तो कहा जाता है कि पहले से ही बहुत कम उपजाऊ थी और यहाँ का व्यापार वाणिज्य जो भी बिल्कुल नगण्य था। और अब मराठों के निरंतर आक्रमण और उनकी लूट मार के कारण कहा जाता है कि इनकी स्थिति जो थी और भी ज्यादा बिगड़ती गई। और मराठों की कभी समाप्त न होने वाली आर्थिक मांगों के कारण राजपूत शासक बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और सर्वथा शक्तिहीन राजस्थानी राज्यों के समक्ष मराठों को बार बार द्रव्य देकर संतुष्ट करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी चारा नहीं बचा था। और राजपूत शासकों ने मराठों को वार्षिक खिराज तक देना स्वीकार कर लिया, किंतु स्वेच्छा से उन्होंने वार्षिक खिराज की रकम कभी नियमित रूप से टैक्स यानी कि जो है जमा करवाई नहीं थी। फलस्वरूप मराठों को बार बार सैनिक शक्ति और लूटमार का सहारा लेना पड़ा। और जैसे जैसे वर्ष बीतते गए राजपूत नरेश और राजस्थानी समाज के प्रति मराठों का अशिष्ट व्यवहार और तिरस्कारपूर्ण दमन जो बढ़ता ही गया और राजस्थानी राज्य दिनों दिन बर्बाद होते गए। तो इस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य या ब्रिटिश सेक्शन उसको स्वीकार करा। तीसरा बिंदु शासक और सामंतों के आपसी झगड़े कि राजस्थानी राज्यों में मराठों के हस्तक्षेप के कारण यहाँ के शासक और सामंत इन दोनों में भी आपसी संघर्ष शुरू हो गया। राजपूत शासकों द्वारा मुगल संरक्षण स्वीकार करने के बाद वे अपने सामंतों की उपेक्षा कर उनकी पारंपरिक शक्ति जो उसको कुचल सकते थे, क्योंकि वे अपने सामंतों को दबाने के लिए मुगल सम्राट से सैनिक सहायता प्राप्त कर सकते थे। अतः मुगल संरक्षण काल में राजपूत सामंतों की शक्ति क्षीण हुई थी, लेकिन मराठों के हस्तक्षेप के बाद राजपूत सामंत फिर से शक्तिशाली होने लगे तथा शासकों और सामंतों के आपसी संबंधों में तनाव पैदा हो गया था, क्योंकि अब सामंतों को भी भाड़ेती मराठा सेना का सहयोग उपलब्ध हो सकता था। और 1794 ईस्वी में जोधपुर के शासक भीम सिंह और उसके सामंत पोकरण ठाकुर सवाई सिंह के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। तब सवाई सिंह ने मराठा सरदार लखवा दादा को जोधपुर चढ़ाई करने के लिए बुलाया था और इसी प्रकार से 1788 ईस्वी में मेवाड़ में सलुम्बर के रावत भीम सिंह ने तुकोजी होलकर से समझौता किया। तो इस प्रकार से जो शासक जो थे उन्होंने और सामंत जो थे उन्होंने दूसरी शक्तियां जो थी उनसे समझौता कर लिया था। कहा जाता है कि यदि एक ओर सामंतों ने मराठों का सैनिक सहयोग खरीदा तो दूसरी ओर राजपूत शासकों ने भी मराठों का सैनिक सहयोग खरीद लिया था और अपने सामंतों को कुचलने का प्रयास किया था, क्योंकि वे अपनी स्वयं की शक्ति से अपने सामंतों की शक्ति को कुचलने में असमर्थ हो चुके थे। और जयपुर के शासक पृथ्वी सिंह की अल्पव्यस्तता और राजमाता चूड़ावत जी के निर्बल शासन के कारण राजावत और नाथावत सरदारों में पारस्परिक संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया था तथा शेखावत सरदार जो थे वो भी विद्रोही हो गए थे। इसलिए राजमाता चूड़ावती जी ने सिंधिया के सेना नायक अंबाजी इंगले की सहायता से इन सामंतों का दमन करने का प्रयत्न किया। और इसी प्रकार से मेवाड़ में महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में चुंडावतों और शक्तावतों का पारस्परिक संघर्ष जो था वो भी बढ़ गया था। और चुंडावतों ने मेवाड़ राज्य के प्रधान और शक्तावतों के पक्षापति सोमचंद गांधी की हत्या कर दी और चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अतः महाराणा भीम सिंह ने महादजी सिंधिया जो उससे समझौता किया और महादजी ने चुंडावतों से चित्तौड़ का दुर्ग खाली करवा लिया, किंतु इसके फलस्वरूप मेवाड़ पर महादजी का प्रभुत्व स्थापित हो गया और राजपूत राजाओं और सामंतों को मराठों का सहयोग तभी मिलता था जबकि वे मराठों को धन देने का प्रॉमिस करते थे। और प्रॉमिस के अनुसार धन न मिलने पर मराठे राज्यों में लूटमार तथा आतंक फैलाकर धन वसूल करते थे। और मराठों ने खालसा क्षेत्र और जागीर क्षेत्र में समान रूप से लूटमार की। कई बार तो जब शासक मराठों की वित्तीय मांगे पूरी नहीं कर पाते तो वे मराठों को जागीरदार से धन वसूल करने की स्वीकृति दे देते थे। और 1791 में मेवाड़ के महाराणा ने महादजी को चुंडावत सरदारों से 64 लाख रुपया वसूल करने की परमिशन दे दी थी। इसी प्रकार से 1786 में जयपुर के शासक ने सिंधिया को 63 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था और इससे वे 22 लाख रुपए जागीरदारों से वसूल करने का अधिकार मराठों को दे दिया था। इसके अलावा राजपूत शासक बकाया रकम का भुगतान करने के लिए अनेक परगने जो थे वो मराठों के पास में गिरवी रख देते थे और परगने गिरवी इस शर्त पर रखे जाते थे कि बकाया रकम की अदायगी नहीं होने पर या होते ही कहा जाता है कि उनको वापस लौटा दिया जाएगा। किंतु कहा जाता है कि कई बार भू क्षेत्र को लेने के बाद मराठे उन्हें लौटाते नहीं थे। और 1769 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणाओं ने नीमच, जावद, जीरण और मोरवण के परगने सिंधिया के पास में गिरवी रखे थे जो कि वापस नहीं लौटाए गए। और इसी प्रकार से 1774 में महाराणा रतनगढ़, खेड़ी, सिंगोली, अरण्या, जाठ
और नंदवाय के परगनों की आय जो है मराठों के पास में गिरवी रखी थी। और 1791 ईस्वी में जोधपुर के शासक विजय सिंह ने सांबर, मारोठ, नावा, परबसर, मेड़ता और सोजत की आय जो थी वो मराठों के पास में रखी थी। किंतु मराठों की कभी शांत नहीं होने वाली वित्तीय मांगे आगे से आगे बढ़ती गई। और जब मराठों ने जागी क्षेत्र में लूटमार की तो सामंतों ने खालसा भूमि के लूटमार कर अथवा खालसा क्षेत्र को अधिकृत करके अपनी क्षतिपूर्ति जो उसको करने का प्रयास किया था। और 1769 ईस्वी में मेवाड़ में देवगढ़ के राघवदेव और भिंडर के मोहकम सिंह ने खालसा क्षेत्रों में लूटमार की। और 1791 इसमें देवलिया प्रतापगढ़ के रावत सामंत सिंह ने खालसा के परगने धरियाबाद और डांगल पर अधिकार कर लिया। और 1793 इसमें जयपुर राज्य के अंदर सीकर ठिकाने के राव देवी सिंह ने खालसा के कई गांवों पर अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं कि उनियारा जैसे बड़े ठिकाने के राव ने तो जयपुर राज्य से संबंध विच्छेद कर स्वतंत्र होने का प्रयास भी किया था। और मराठों के नियंत्रण, लूटमार तथा सामंतों की धमाचौकड़ी के फल समस्त प्रदेश जो था वो बर्बाद हो गया था और साधारण नागरिक का जीवन जो था वो बहुत ही खराब हो गया था। और राज्यों की आर्थिक स्थिति जो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और शासकों के मन में अपने सामंतों के प्रति कोई प्रेम नहीं रह गया था और न ही सामंतों के मन में अपने शासकों के प्रति कोई सम्मान रह गया था। और ऐसी परिस्थितियों में राजपूत शासकों ने मराठों के नियंत्रण से मुक्त होने के प्रयास जो शुरू कर दिए थे। और जैसे ही उन्हें मौका मिला कि ब्रिटिश सरकार जो उसके संरक्षण में जा सकते हैं तो उन्होंने ऐसा किया।